Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay, good morning. Okay, we were solving exercise number 9.5 नहीं 9.4 चल रही थी कि 5 चल रही थी? क्या जी 9.4 चल रही है ना अभी तो? Yes, sir. 9.4 का 12th question. अभी एक एक्सरसाइज आगे आ गए हैं. एक मिनट. We were solving exercise 9.4 which is based on solution of a differential equation by variable separation method. जहाँ पे अपन बेसिक तरीके से कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं, वो सीखा हमने, है ना. और फिर हमने क्या क्या सीखा सो फार. हमने सीखा कि दो तरह की सॉल्यूशंस होते हैं. पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है. तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कल हमने कर लिया था. टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. और आपको मैं इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि 11 to 12 आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है अप टू हियर. यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा, मतलब वो कैसे उसको हटाएंगे हम, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. जैसे पहले क्वेश्चन में गिवन थी कि y की वैल्यू 1 होती है जब x की वैल्यू 0 होती है, ऐसे हर एक इन चारों क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में ऐसी कोई ना कोई वैल्यू गिवन है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन इज x into x square minus 1 divided by dx equals to 1 और दिस इज माय एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो जैसा कि मैंने कहा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो कब काम आएगी, जब आपको c की वैल्यू पुट अप करनी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट अप करना हो. अदरवाइज ये वैल्यू को एक बार अपन इग्नोर करेंगे. अपना अपना क्वेश्चन केवल ये डिफरेंशियल इक्वेशन मानेंगे जिसका मुझे सोल्यूशन निकालना है. जिसका सोल्यूशन भी क्या निकलेगा, पहले जनरल सोल्यूशन निकलेगा. भाई डायरेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकलता कभी भी, जनरल सोल्यूशन निकलेगा और उसमें फिर मैं ये वैल्यू पुट अप करूंगा, उससे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा. दिस इज हाउ वी डू. ओके, तो करते हैं स्टार्ट. तो इजी इक्वेशन लग रही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही है, मतलब इजीली सॉल्वेबल है ये. ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं. अभी तक एक ही मेथड सीखे हैं अपन सॉल्यूशन करने का. वेरिएबल सेपरेट करते हैं. तो y को तो रख देते हैं अपन एलएचएस में, इस dy को, एंड बाकी सब dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 x तीनों को भेज देते हैं वहां 1 के पास में. तो लेट्स से कि यहाँ से अगर dy की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाता है, ये दोनों न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, dx डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चल जाएगा, dx इंटू 1 dx, और ये हो जाता है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब क्या करना है, वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल प्रेजेंट ऑन द ईस्ट साइड. तो यहाँ पे तो हो जाएगा y. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बोलो प्रियांशी. dx डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस वन, बोलो. Sir, partial से. ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन. तो 11 12 बस फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन. तो उसके लिए क्या करता हूँ, एक बार मैं dy की वैल्यू को सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वो इजीली आ रही है. y इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब मैं क्या करूंगा, इस वाले एक्सप्रेशन को, विच एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन को मैं अलग से लेके जाके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा. तो एक्सप्रेशन क्या है, ये dx को भूल जाओ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो कैसे, इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन इंटू dx लिख सकता हूँ. तो अब इस एक्सप्रेशन को अब अलग लेके जाके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं. तो देखो 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज, बोलो प्रियांशी, कैसे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, कौन सी वाली फॉर्म बनेगी, जो 5-6 फॉर्म्स हमने सीखी है उसमें से, बोलो. Sir, a upon x वेरी गुड. plus bx plus c. ना, सुनो मेरी बात, आप कर सकते हो वो जो आप कर रहे हो वो भी कर सकते हो, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी करेक्ट है, इससे भी कर सकते हो. बट थोड़ा सा और देखो, मैं आसान कर सकता हूँ उसको. कैसे, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अदर अगेन फैक्टराइजेबल है ना, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ये सुनो, तो जो अगेन Yes, sir. फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टराइज करके और आसान बनाएंगे. नो डाउट इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी सी मुश्किल होगी, उससे थोड़ी सी आसानी होगी. ठीक है, समझ आया. तो इन चीजों पे हमको ध्यान देना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा. तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी इस तरीके से लिखूंगा. कैसे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. तो अब बताओ कैसे ब्रेक होगा. ये ए अपॉन एक्स तो ठीक है,
इसकी जगह क्या लिखूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या लिखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन की, b b, upon x minus 1 यस, c plus अपॉन c upon x x plus प्लस 1. वन, दैट इज, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू, एलसीएम लूंगा तो a इंटू हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, b इंटू हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन, एंड c इंटू हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। नाउ यू कैन सी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो खत्म, तो वन को इक्वेट कर देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। वन इक्वेट हो गया मेरा इस सारी चीजों से, ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस। ओके, अब यहाँ से दो रास्ते होते हैं जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है हमेशा, या तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन या फिर एक्स की वैल्यूज पुटअप करना। एक्स की वैल्यूज पुटअप करना हमको थोड़ा आसान लगता है, सो वी विल यूज दैट मेथड। तो देखो एक्स की वैल्यू में वन रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, पुट एक्स इक्वल्स टू वन, तो उससे क्या हो जाएगा, एलएचएस में तो कोई एक्स की क्वांटिटी है नहीं, वन का वन ही रह जाएगा। यहाँ पे जैसे आप वन पुटअप करोगे तो ये वन माइनस वन जीरो हो जाना है, तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जानी है। नेक्स्ट ये वन पुटअप करोगे तो टू, वन प्लस वन टू, टू इंटू वन वन, टू बी, दिस विल बिकम टू बी, और देखो वन पुटअप करते ही वो भी जीरो हो जाना है। तो कुल मिला के यहाँ से टू बी की वैल्यू वन आ गई, यानी बी की वैल्यू वन अपॉन टू आ गई, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू माइनस वन पुटअप करते ही वो जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन पुटअप किया तो वन इक्वल टू, माइनस वन पुटअप किया तो अगेन इसको ये जीरो बना देता है, तो अगेन ये वाली क्वांटिटी अगेन जीरो है, प्लस उधर माइनस वन पुटअप किया तो ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो, और माइनस वन वहां पुटअप किया तो माइनस वन माइनस टू, और बाहर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, तो टू सी हो जाता है। तो यहाँ से टू सी की वैल्यू वन, तो सी की वैल्यू हाफ हो जाती है। एंड जब एक्स की वैल्यू में जीरो ही पुटअप कर दूं तो देखो ये दोनों क्वांटिटी जीरो बन जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुटअप कर दूं तो वन इक्वल टू जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन इंटू ए माइनस ए, और देखो ये जीरो हो गया, डी एक्स से तो एक्स जीरो रखते ये जीरो हो गया, सी एक्स से तो एक्स जीरो रखते ये भी जीरो हो गया, तो प्लस जीरो, तो माइनस ए की वैल्यू वन है तो ए की वैल्यू माइनस है, ठीक है जी। तो ये हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी क्या था वो पता चल गया। चलो तो अब देखो चलते हैं पीछे, यानी कि इस क्वांटिटी की जगह, किसकी जगह, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, और इस क्वांटिटी की जगह मैं ऐसी क्वांटिटी रख सकता हूँ जिसमें एबीसी की वैल्यू भी मेरे पास है। तो फाइनली मैं इसको लिख देता हूँ जैसे जैसे, तो y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या था सबसे पहले, a डिवाइडेड बाय x, a डिवाइडेड बाय x था, a क्या है माइनस वन, तो माइनस वन डिवाइडेड बाय x हो जाएगा इंटू डी, ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने इंटीग्रेशन ऐसे मानो है ना, प्लस उसके बाद था b डिवाइडेड बाय, तो b क्या था हाफ डिवाइडेड बाय, b के नीचे कौन सी क्वांटिटी आ रही है, लेट्स सी, b के नीचे आ रही है x माइनस वन, तो हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू, हाँ c की वैल्यू b की वैल्यू दोनों से हाफ थी है ना, तो हाफ इधर भी डिवाइडेड बाय लास्ट क्वांटिटी x प्लस वन थी, यू कैन सी डी एक्स इंटीग्रेशन, देख लो लास्ट क्वांटिटी क्या थी, सी के नीचे एक्स प्लस वन। तो अब ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, y इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, ये का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस एक्स, प्लस आगे चलते हैं, उसके बाद फिर वन बाय टू वापस, वन बाय टू तो बाहर निकाल दो, और लॉग क्या हो जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस वन, और अगेन फिर मैं हाफ को बाहर निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन, और इंटीग्रेशन कंप्लीट तो मैं पुट अप कर दूंगा सी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से ये जनरल सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुका है देखा जाए, बट मुझे निकालना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू किसी स्पेसिफिक कंडीशन में गिवन है कि जब वाई जीरो होता है तो एक्स टू हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर वाई जीरो और एक्स टू पुटअप कर दूंगा, वहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, उसको वापस इसमें पुटअप करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट कि y इक्वल टू जीरो
व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो उसको पुटअप कर देता हूँ उसी इक्वेशन में, y इज इक्वल्स टू 0, एलएचएस में y था यानी 0 था, इक्वल टू व्हाट, आगे देखते हैं, इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस x। अब x की जगह क्या रखना है आपको, x की जगह 2 रखना है, तो माइनस लॉग मॉडुलस x का मॉडुलस 2 कर दो, प्लस हाफ लॉग, हाफ लॉग, उसके बाद था हमारे पास x माइनस वन, मॉडुलस में x माइनस वन, तो मैं क्या लिख दूंगा, मॉडुलस में x की जगह 2, तो इट विल बी 2 माइनस वन, प्लस हाफ लॉग x प्लस वन था, जितना कि मुझे याद है, हाफ लॉग x प्लस वन था, ठीक है, तो इसकी जगह अगेन 2 रख दूंगा, तो हाफ लॉग 2 प्लस वन हो जाएगा, और फिर प्लस सी था लास्ट में, प्लस। अब इसमें से सी की वैल्यू निकालनी है, 0 इक्वल टू, देखिए माइनस लॉग 2, इसको तो सॉल्व कर नहीं सक पाओगे आप, लेकिन लॉग 2 पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मॉडुलस हटा सकते, 2 पॉजिटिव वैल्यू आप मॉडुलस हटा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा प्लस हाफ लॉग 2 माइनस वन होता है 1, प्लस ये हो जाएगा हाफ लॉग 2 प्लस वन होता है 3, और फिर प्लस 3। देखो लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग 1 तो 0 होता है, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। अब सी की वैल्यू निकालता हूँ मैं सीधे यहाँ से, सी की वैल्यू निकालोगे तो इस सबको आर एच एस एल एच एस में ले जाओ, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग 2 बिकम्स प्लस लॉग 2, ठीक है। हाफ लॉग 1 तो इसको मान लो तो 0 हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग 3 उधर जाके माइनस हाफ लॉग 3, और माइनस हाफ लॉग 3 को भी आप क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस लॉग, हाफ जो है पावर बन जाएगी, तो लॉग रूट 3, ठीक है, लॉग रूट 3 लिख सकते हो, सी की पावर हाफ है ना। चलो, तो अब सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग 2 माइनस लॉग रूट 3, और यहाँ से लॉग ए, और लॉग ए माइनस लॉग ए की प्रॉपर्टी लगाती है, क्या हो जाएगा, लॉग 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये आ गई सी की वैल्यू, इसको आप सीधे के सीधे वहां पे पुटअप कर दो जो आपकी इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। देखो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, y इक्वल टू, y इक्वल टू, इक्वेशन थी माइनस लॉग एक्स, अब इस लॉग्स को भी सॉल्व करेंगे अपन, जितने भी लॉग्स हैं, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, फिर थी इसके बाद प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस वन, प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस वन। अब हाफ लॉग एक्स माइनस वन को मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ जो है, हाफ लॉग एक्स माइनस वन जो है उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स माइनस वन का रूट, ठीक है ना। हाफ को मैंने पावर, हाफ हाफ को मैंने रूट में पावर में चेंज कर दिया, ठीक है। आखिरी टर्म थी इसकी हाफ लॉग एक्स प्लस वन, हाफ लॉग एक्स प्लस, तो हाफ लॉग एक्स प्लस वन को भी लिख सकता हूँ लॉग एक्स प्लस वन का रूट, और फिर था प्लस सी, तो सी की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज है मेरे पास, क्या है, लॉग 2 बाई रूट थ्री, लॉग 2 बाई रूट थ्री प्लस लॉग 2 बाई रूट थ्री, तो एवरीथिंग इज रिटन इन लॉग, सो वी कैन सॉल्व लॉग, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, जो जो पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में, जो जो नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में, तो देखो लॉग एक बार के लिए मॉडुलस लगा दो, तो देखो पॉजिटिव है ये, तो इन सबको तो लगा दो आप कहाँ पे, न्यूमरेटर में, तो रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन इंटू इंटू 2 बाई रूट थ्री इंटू 2 बाई रूट थ्री, और जो भी नेगेटिव है वो आ जाएगा, तो नेगेटिव में केवल एक ही चीज है एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस, देखो जी, रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर से अंदर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर माइनस वन, और 2 बाई रूट थ्री है, तो मैं 2 यहाँ लगा सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय रूट थ्री एक्स नीचे लिख सकता हूँ, रूट थ्री एक्स नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो आंसर तो ये आ चुका है, बट अब इसको किसी और फॉर्म में चेंज करना हो आपको, मीन अगर एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो अपन देखते हैं, एक बार आंसर शीट खोलते हैं, देखो प्रियांशी यही आंसर आ रहा है क्या, मैं भी आंसर शीट खोल देता हूँ। यस सर, देख रहे हैं। एनसीईआरटी आंसर शीट देख लेते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन है तो फिर 9.4 है।
एक एनसीईआरटी आंसर मिलाने की हमारी थोड़ी सी दौड़ रहती है, तो उसके चलते अगर कुछ गलत हो तो देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 यस का सर। आंसर लिखा हुआ है y इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, देखो बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है, ये 2/√3 सर का। हाँ बताओ। सर वो आपकी आंसर शीट में हाफ ही आंसर है, उसके आगे भी है। अच्छा, इसके आगे भी है। एक बार आप क्वेश्चन भी मैच कर लो, आपके क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या? एक्स इंटू, देखो एक बार आंसर मैच करो अच्छे से, क्वेश्चन मैच करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू, कुछ करेक्शन हो तो यही बताओ पहले। नो सर, ये क्वेश्चन तो सेम है। क्वेश्चन सेम है, आप मुझे बताओ आंसर शीट में कितना करेक्शन है। सर आंसर शीट में y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 3/4। हाँ, इसके आगे है -1/2 log 3/4। 3/4। ये पार्ट हो गया। तो देखो अब इसको अपन उससे कैसे मैच कर सकते हैं, -1/2 log 3/4 है। देखो इस 2/√3 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ, इसके चंगुल से, लॉग के चंगुल से बाहर निकालना चाहूँ, देखो उसको क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू 2/√3 को अलग ले लो, लेटर से मैंने ऐसे ले लिया, लॉग 2/√3 को तो ले लिया मैंने अलग, मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या बचा मेरे पास, एक्स की टर्म क्या क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे केवल सिंगल एक्स है, तो होल रूट अगर मैं लगा दूं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? 2/√3 को मैंने अलग ले लिया, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? और देखो नो 2/√3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट रूट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने, 2/√3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 का होल रूट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैसा आया? एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स को आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो, एक्स को आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। वो कंप्लीट यस सर। कंप्लीट रूट लगाना है, न्यूमरेटर में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल एक्स है, तो एक्स को मैंने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया और कंप्लीट रूट लगा दिया। समझ आया? ठीक है, यस सर। केवल और केवल एनसीईआरटी आंसर मैच कराने की दौड़ रही है ना, बाकी अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है। फिर भी देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो क्या मैं कंप्लीट सबके ऊपर रूट लगा सकता हूँ, कंप्लीट सबके ऊपर रूट रूट लगा सकता हूँ, बोलो? या फिर चलो एक बार के लिए अलग अलग कर दो, अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग करो। देखो तो अब ये log a इंटू बी है, तो log a प्लस log b हो जाएगा। व्हाट इज log a इंटू बी? इट इज log a प्लस log b। तो मैं अलग अलग कर देता हूँ, y log a तो क्या है, होल रूट ऑफ 4/3, प्लस b क्या है, log होल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस रूट की पावर 1/2 यहाँ आ सकती है, इस रूट की पावर 1/2 यहाँ आ सकती है, आ सकती है क्या? इट विल बी हाफ लॉग 4/3 प्लस, और ये 1/2 भी यहाँ पे ले आऊं तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो? नो सर। ठीक है, अब देखो अगर इस 4/3 में मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, y इक्वल टू 1/2 log 4/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस हाफ लॉग 4/3, और ये सेम, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस दो बार लगा के, माइनस ऑफ माइनस प्लस ही होता है। ठीक है, अब देखो यस। ये जो माइनस है, ये इसके ऊपर -1 पावर बना देगा, ये जो माइनस है ये इस 4/3 के ऊपर -1 पावर बना देगा, और -1 पावर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 4/3 है वो 3/4 हो जाएगा, बोलो? देखो यस सर। ये बाहर वाला माइनस तो एज इट इज, 1/2 एज इट इज, और ये जो माइनस, एक माइनस और है, उसको मैंने 4/3 की पावर -1 बना के और 3/4 लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, आपका आंसर मैच हो गया, देखो इस वाली टर्म को बाहर बाद में लिख दो,
नेगेटिव को और इसको पहले लिख दो, एक्स वाली टर्म को पहले लिख दो, तो इट विल बी हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग 3/4। अब मैथ करो प्रियांशी, मैथ कर रहे हैं आंसर एनसीईआरटी से, ये यही है एग्जैक्ट मैथ करके। तो देखो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता ही है एक दो एक्सरसाइजेस में कि एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच नहीं करता है, और लेकिन मैथमेटिकली अगर वो करेक्ट है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आंसर हमने कहाँ तक सॉल्व किया था यहाँ तक भी लिख दोगे, इट इज ऑल्सो मैथमेटिकली करेक्ट टू दिस वन। ये और ये जो हमारा आंसर है मैथमेटिकली करेक्ट है, बस लॉग को सॉल्व कर दिया, किसी लॉग को बाहर निकाल दिया, किसी लॉग को अंदर रख दिया, लॉग को नेगेटिव कर दिया, माइनस माइनस करके पावर माइनस में लगा दी। तो होपफुली समझ में आ गया होगा सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। डिलीट कर देता हूँ मैं पूरा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th वर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दें प्लीज, 11th एंड 12th, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तड़का तो है, साथ में पार्शियल फ्रैक्शन का भी तड़का है, तो डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते बट लेंदी था थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, बट है ना ये बड़ा आसान है, मतलब ट्रिकी है, ये ज्यादा लेंदी भी नहीं है। देखो cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए दे रखा है, cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए दे रखा है, और वही आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए, ध्यान से देखना, cos ऑफ dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए। अब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो आप dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो dy बाय डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये cos उधर जाके cos इनवर्स ए हो जाएगा, cos इनवर्स ए। ठीक है, अब आप dy को इधर रखो, dx को उधर भेजो, तो dy की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ए इंटू डी एक्स, cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन dy इज y। जल्दी से बताओ प्रियांशी कि इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx क्या होगा? cos इनवर्स a सर को पार्ट्स लगाएंगे। पार्ट्स लगाएंगे, इसके आगे हम इस तरीके से एक इंटू वन, और मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि cos इनवर्स, इधर लिख देता हूँ cos इनवर्स a इंटू वन इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ऐसे करना पड़ेगा। यस सर। और सोच लो एक बार, कुछ और हो सकता हो। बोलो, कुछ और हो सकता है, कुछ और माइंड में आ रहा है बेटा, या फिर यही लगा है? नो सर। नहीं आ रहा। अब देखो बेटा, दिस इज नथिंग बट द लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है बेटा। कोस इनवर्स ए को इंटीग्रेट करना है, ना कि कोस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। मुझे बताओ कोस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स डी एक्स और कोस इनवर्स ए डी एक्स में कुछ फर्क होगा या दोनों सेम तरीके से होंगे? होगा, बताओ यस सर। क्या फर्क होगा, चलो बताओ, पहचानने में आ चुका है तो। सर ये तो वो आ रहा है कांस्टेंट। अरे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कब से इंटीग्रेट करने लग गए, इसको निकालो बाहर, भैया बाहर बैठो, इंटीग्रेट करना है केवल डीएक्स को। अब जानबूझ के क्वेश्चन एक्सरसाइज में रखा हुआ, कई बार एग्जाम में भी आ गया है, और बच्चे लंबा चौड़ा cos इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई पार्ट्स, जबरदस्ती गलत भी कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और दिमाग भी खपा रहे हैं, समझ रहे हो? cos इनवर्स ए अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा तो cos इनवर्स ए तो कांस्टेंट बनेगा। हाँ, अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए ही इंटीग्रेट होता, cos इनवर्स ए इंटू डी ए होता, तब तो मैं बाई पार्ट लगा, बट डी एक्स से इंटीग्रेशन हैज टू बी डन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो cos इनवर्स ए विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब dx का इंटीग्रेशन तो इजी है, क्या होता है x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू कॉस इनवर्स a, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस c। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी विल यूज द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। y इक्वल टू 1 होता है जब x इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 1 होता है व्हेन x इक्वल टू 0 होता है। पुट करता हूं मैं, देखो y की वैल्यू तो 1 इक्वल टू x की वैल्यू 0 इंटू
cos इनवर्स a प्लस सी। देखो 0 इंटू कॉस इनवर्स से 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस सी, सी की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से बोलो सी की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यस सी सर। की वैल्यू 1 को इधर पुट अप कर दूंगा, तो फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस सी की जगह 1। अब ये आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है, बट 110% पीछे एनसीईआरटी में इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने पकड़ा है ट्रेंड को, एनसीईआरटी का ट्रेंड ये है कि वो आंसर कभी भी इनवर्स में रखता ही नहीं है। वो इनवर्स को, जैसे cos इनवर्स a है ना, तो उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके रखेगा। तो पहले ही कर देता हूँ, मुझे पता है ये मैथ नहीं करेगा पीछे। देखो इसमें से cos इनवर्स a को आपको cos समथिंग बनाना है, तो 1 को उधर ले जाओ, इट विल बी y माइनस 1 इक्वल टू x cos इनवर्स a। फिर x को इधर ले जाओ, तो इट विल बी y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू cos इनवर्स a। अब cos को इधर ले जाओ, तो इट विल बी cos ऑफ y माइनस cos इनवर्स, इधर cos बन जाएगा x इक्वल टू। देखो मैच करो, इस फॉर्म में आंसर होगा पीछे 110%, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो आंसर रखना पसंद नहीं करता एनसीईआरटी। मैच करो, यस सर। cos ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, बिल्कुल एलिमेंट टू एलिमेंट मैच कर लिया, एक एक टर्म प्लस माइनस साइन दी, एग्जैक्टली यही आंसर है। यस ठीक है, तो इजी है, समझ में सर। आया। हाँ बताओ, बोलो। सर y-2 आ रहा है। y माइनस 2 कैसे आ सकता है? अच्छा क्वेश्चन मैच कर लो जल्दी से आप। y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में मैच करो, y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0 गिवन है, या y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू। क्वेश्चन तो क्वेश्चन भी यही है, cos dy by dx इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। आ तो पीछे यही रहा, सही कह रहे हो। cos ऑफ y माइनस 2 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू y माइनस 2 कैसे आएगा, तो एक बार जल्दी से चेक कर लो, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। देखो क्वेश्चन था cos dy बाई dx इक्वल्स टू a, dy बाई dx इक्वल्स टू cos इनवर्स a, dy इधर गया, dx उधर गया, cos इनवर्स a बाहर गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x cos इनवर्स a प्लस c हो गया। अब गिवन है कि y तो होता है 1 जब x होता है 0, तो y की जगह 1, x की जगह 0, 0 इंटू cos इनवर्स 0, ऑब्वियसली c की वैल्यू 1 ही रहेगी, c की वैल्यू 1 रहेगी तो यहाँ 1 ही पुटअप होगी, और यहाँ 1 पुटअप होगी तो y माइनस 1 ही होगा। अगर y की वैल्यू 2 देता तो c की वैल्यू 2 होती, और यहाँ पे 2 पुटअप होता और y माइनस 2 होता, बट y की वैल्यू तो 1 ही है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, कोई गलती नहीं है। मार्क कर लो, आप करेक्ट भी कर लो कि वहां पे y माइनस 2 नहीं आएगा, y माइनस 1 आएगा। क्लियर है? क्लियर है बोलो। यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं इस कैटेगरी के लास्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था डायरेक्टली, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। वैसे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो और अभी नीचे जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, बट प्रॉब्लम्स है, पर इनडायरेक्ट यही लास्ट बचता है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई 10x, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है जिससे आप c को एलिमिनेट करें। ठीक है जी, देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई 10x, y को इधर बुला लो, इट विल बी dy बाई वाई, dx को उधर बुला लो, इट विल बी 10x इंटू dx। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। तो dy बाई वाई क्या हो जाएगा, log y, log मॉडुलस y। 10x का इंटीग्रेशन बोलो, 10x का इंटीग्रेशन बोलो, log sec x, log मॉडुलस sec x, यस और फिर सब कुछ हो चुका है तो प्लस सी। अब देखो ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, और जनरली जब LHS लॉग में हो, एक चीज याद रखना, जब LHS लॉग में हो वहां तो फिक्स कर लो कि सी भी फिर लॉग में जाएगा। LHS लॉग में हो प्लस RHS के भी सारे टर्म्स लॉग में, सब कुछ लॉग में हो, सी को छोड़ के सब कुछ लॉग में हो, तो फिर सी को भी लॉग में ही लेना है। ठीक है, तो सी ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, मॉडुलस, लॉग मॉडुलस। ठीक है, अब सबसे पहले लॉग को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको मैं से लिख सकता हूँ log y इक्वल टू log a प्लस log b वाली क्वांटिटी प्रॉपर्टी लगा दूं तो sec x इंटू सी हो जाएगा, c इंटू sec x। अब आप एंटी लॉग ले लोगे बोथ साइड, तो इट विल बी y इक्वल टू c sec x, y इज इक्वल टू c sec x। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू
1 है व्हेन x की वैल्यू 0 है, तो जस्ट पुट इट y की वैल्यू 1, c इंटू sec की वैल्यू x की वैल्यू 0, एंड व्हाट इज sec 0? sec 0 कितना होगा? 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू c इंटू 1, दैट मीन्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। c1 आ गया, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? और c1 को जैसे ही मैं यहाँ पुट अप करूंगा इन द जनरल सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 1 पुट अप करते 1 इंटू सेकेंड सेकेंड, तो दिस इज योर आंसर। चेक करो पीछे, y इज इक्वल्स टू सेकेंड, इट वाज अ इजी वन। चेक करो, y इज इक्वल्स टू सेकेंड। बोलो मैच कर गया? बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 डन। चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पर। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 15 से जो न्यू कैटेगरी शुरू हो रही है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से क्या हो रहा है कि अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, वही डिफरेंशियल इक्वेशंस देगा, वही उसको सॉल्व करवाएगा, वही कर्व देगा, वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके ऐसी को एलिमिनेट कराएगा, यानी सारा का सारा काम अप टू क्वेश्चन नंबर 14 हमने जो काम किया वो का वही काम है। 1 to 10 बस जनरल सॉल्यूशन, 11 to 14 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी वही कॉम्बिनेशन चलेगा जनरल। लेकिन सीधे सीधे नहीं देगा कि dy बाई dx ये है, सीधे सीधे नहीं देगा कि y इज इक्वल्स टू ये है, कुछ सीधे नहीं देगा, सब घुमा फिरा के देगा। ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से बेसिकली बात करें। जब हमने 10th में इक्वेशन सीखी थी, लाइक लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन सीखते ही उसको सॉल्व करना जब सीखा था, सीखते ही अगला पार्ट था वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाई फिर सॉल्व करी। सिमिलरली अभी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन सीख ली, उनको सॉल्व करना सीख लिया, एक मेथड तो सीख लिया, तो अब क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे। कैसी इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो टॉपिक आप मार्क भी कर सकते हो कि हाउ टू फ्रेम डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो हम इस कैटेगरी में सीखेंगे, और फिर बन जाएंगी तो उसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। इज दिस क्लियर? शुरू करें इस कैटेगरी को, बोलो। तो इसमें वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट पढ़ना और ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो प्रियांशी, शुरू करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0। अब देखो कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो वो वाला पॉइंट तो 110% आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दे रखा है, मतलब सी को एलिमिनेट करने के लिए दे रखा है वो वाला पॉइंट। तो आप इस वाली इंफॉर्मेशन को बाद में पढ़ें, इस वाली इंफॉर्मेशन को आप बाद में पढ़ें। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले वो पढ़ें, जनरल सॉल्यूशन की पहले बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डैश इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। तो ये तो बहुत ही इजी था, क्वेश्चन दे दिया, मतलब इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि है ना इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। और वो कह रहा है कि वो जो इक्वेशन, वो जिस कर्व की वो इक्वेशन है, वो कर्व यहाँ से पास होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस। तो अगर वो कर्व वहां से पास होती है, लेट अस से कि ये कर्व मान लो 0,0 से पास होती है, तो इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो 0,0 उस पॉइंट, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो विल पुट 0,0 इन दैट इक्वेशन और वहां से सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, चलो देखो, y डैश इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। तो y डैश को मैं dy बाई dx लिख देता हूं, कोई दिक्कत? बोलो, dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर x, e टू द पावर x, सॉरी, e टू द पावर x sin x। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पहले चलो dx को उधर भेज दो, तो dy इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन x, एंड सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्या? e टू द पावर x, यानी कि ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो y की वैल्यू होगी, चलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन में एज इट इज छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। कोई डाउट यहां तक? ये आ गई मेरी y की वैल्यू। अब देखो y की जो ये वैल्यू है ना, y की जो ये वैल्यू है, ये हमको आगे काम आने
वाली है। देखो मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, मैं y की ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। कौन सी वाली? इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x इंटू डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और अब नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व हुआ था अभी हमने किया भी था, sin x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू ई टू द पावर x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू ई टू द पावर x इंटू, ये वाला इंटीग्रल हमने पहले भी किया हुआ है वैसे, आपको अगर याद आ रहा हो। अगेन पाई पार्ट्स लगा देंगे अपन सेकेंड टाइम भी, तो ये तो हो जाएगा वही सेम पहले की तरह। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अगेन मैं पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो sin x इंटू ई टू द पावर x, इसको सीधा करके लिख लेते हैं अरेंज करके, ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स। देखो माइनस माइनस, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो वापस वही पहला फंक्शन एज इट इज, आप रहो एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x और ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। y इक्वल्स टू क्या आ चुका है, ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, तो आई चुका है, और अब बाहर माइनस साइन लगा हुआ था तो मैं इसके साइन चेंज कर देता हूँ, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। तो माइनस ऑफ cos x इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा माइनस माइनस ई टू द पावर x cos x, लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये माइनस है और ये माइनस है और ये माइनस है, तीन माइनस हो गए टोटल मिला के, तो अल्टीमेटली आंसर माइनस में आएगा। बताओ अल्टीमेटली आंसर किस में आएगा? माइनस 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 में। ठीक है ना, समझ आया ना? बोलो। तो ये हो जाएगा माइनस और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन। अब आप कहोगे कि सर ये तो वापस जहां शुरू किया था वहीं आ गए मैम। देखो जहां पे शुरू किया था वहीं आ गए हम, चेक करो। अब मैं क्या करूंगा, देखो इक्वेशन 1 में मैंने क्या लिखा है कि y की वैल्यू है ये, चेक करो y की वैल्यू है ये, तो जहां जहां ये एक्सप्रेशन आता है उसकी जगह मैं y लिख सकता हूं। बोलो, जहां जहां ये यस सर। एक्सप्रेशन आएगा मैं y लिख सकता हूं। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे वही का वही एक्सप्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स साइन एक्स, इसमें इसकी जगह पुटअप कर दूंगा y। देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब देखो हाँ चलो एक बार पुटअप करके बता देते हैं, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा सॉल्व करते चलते हैं। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब वो हो जाएगा माइनस वाई, जो नेक्स्ट स्टेप में आके y प्लस वाई इधर आ जाएगा, ये तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, तो 2y की वैल्यू हो गई 2y की वैल्यू हो गई। और देखो यहाँ इस स्टेप में सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो मैं यहाँ पे प्लस सी लगा देता हूँ। जिस स्टेप में इंटीग्रल सब एलिमिनेट हो जाता है वहां पे सी लगा देते हैं, तो सी यहाँ आ गया, तो 2y की वैल्यू हो गई ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये माइनस वाई तो उधर चला गया प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर x ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो कर्व है, दिस इज ए कर्व, वो एक पॉइंट से पास करती है। देखो अब तक जब सेम जनरल ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो अपन सिमिलरली उसको वैसे के वैसे पुट कर रहे थे कि एक्स इतना है वाई इतना है, पुट अप कर दिया। लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अपने को वर्ड प्रॉब्लम्स वाली लाइन से लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट द कर्व पासेस, हमें एक स्टेप में ये लिख के दे रहा हूं, बाकी फिर बार बार नहीं लिखूंगा, आपको अपने आप लिखना है। द कर्व पासेस थ्रू अ पॉइंट, the curve passes through a point 0, 0. So the point 0, 0 must satisfy the equation, must satisfy the equation, must satisfy the equation of the given curve. It must satisfy the equation of the given curve. ठीक है, तो now putting x, y equal to 0,
x, y इक्वल टू 0, 0 इन, उसको कोई भी इक्वेशन मार्क कर सकता हूँ, जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो क्योंकि 1 काम आ चुकी है। इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब आप c की वैल्यू बस वो सॉरी x और y की वैल्यू ये पुटअप कर दो। तो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू, तो y की जगह 0, 0 इक्वल्स टू हाफ, क्या था, y इज इक्वल्स टू हाफ e टू द पावर x, तो x की जगह भी 0 ही है, e टू द पावर 0 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वही साइन 0 माइनस कॉस 0 और प्लस c, तो इट विल बी लाइक 0 इक्वल टू हाफ इंटू e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ये जाएगा केवल सिंपली हाफ, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 प्लस सी, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1/2 आ गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 इक्वल्स टू माइनस हाफ, सी की वैल्यू आ गई है 0 माइनस वन होता है ना, बिल्कुल 0 इक्वल्स टू 0 -1 इक्वल्स टू -1 इंटू हाफ हो जाएगा माइनस हाफ, तो सी की वैल्यू प्लस हाफ हो गई, बोलो बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से हाफ हो गई। अब इस सी की वैल्यू हाफ को मैं उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दूंगा। नाउ पुटिंग सी की वैल्यू हाफ इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इन इक्वेशन 2 भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ द कर्व इक्वेशन 2 ही है। वी गेट क्या था, y इज इक्वल्स टू हाफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर था प्लस सी, है ना, लास्ट में था प्लस सी, तो प्लस सी की जगह क्या लगा दूंगा मैं, प्लस सी की वैल्यू है अभी हमारे पास हाफ, तो प्लस हाफ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब पीछे एनसीईआरटी में मैच कर लेते हैं किस फॉर्म में है, अगर थोड़ा बहुत फेर बदल है तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी अपन, 15। तो देखो, अच्छा तो हाफ जो है आगे भी सॉल्व किया हुआ है, देखो आगे क्या किया हुआ है इन्होंने, ये जो हाफ है इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या बचा e टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर हाफ में से इधर 2 मल्टीप्लाई होकर ये 1 बच गया। अब इस प्लस 1 को भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है 2y माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। So this is the particular solution of the required curve. मैच कर लो, एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। 2y माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये वाला इस जगह 2y माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2y माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2y माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने खत्म कर दिया। तो वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन था, और पहला क्वेश्चन इजी था, मतलब इसको कह ही नहीं सकते कि वर्ड प्रॉब्लम है, इसको तो कह ही नहीं सकते कि वर्ड प्रॉब्लम है, तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, सीधे सीधे आपको कर्व की इक्वेशन नहीं देके कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में भी तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन थी, और उससे कर्व की जनरल इक्वेशन निकाल ली और पॉइंट पुट अप करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ तक 15 क्वेश्चन तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब टाइम हो गया है क्या, लेट्स सी। ओके क्लास 12, तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 15 तक काफी है, क्वेश्चन नंबर 15 तक एक बार मार्क कर लो, इतना हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना, अब वर्ड प्रॉब्लम्स है, उससे अपने को इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, एंड क्लास 9 प्लीज रीजॉइन।